एक बड़ा सा शानदार कमरा जहाँ एक लड़की दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी हुई सहमी हुई बैठी थी। वहीं घर के दूसरे हिस्से यानी नीचे हॉल में कुछ लोगों की बहस करने की आवाज़ें गूंज रही थी। खुराना फैमिली शहर के नामचीन परिवारों में से थे। आज उनके इकलौते बेटे की शादी हुई थी, वो भी अचानक, इसलिए वो अपने माता पिता से नाराज़ था। नीरज खुराना आंखों में गुस्सा और माथे पर पसीना लिए वो 30 साल का बहुत ही हैंडसम बंदा था, जिस पर शहर की हजारों लड़कियां फिदा थी, मगर वो किसी को भी भाव नहीं देता था। ना ही उसे शादी जैसे रिश्ते में कोई दिलचस्पी थी। फिर भी उसने अपने मम्मी पापा के दबाव में आकर आज एक अनजान लड़की से शादी कर ली और अब घर आते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आपने कहा था कि आपके दोस्त की बेटी की शादी में जाना है, ये नहीं कहा था कि मुझे उससे शादी करनी है। नीरज गुस्से से कहते हुए अपने घर वालों को देख रहा था। तो इसमें क्या गलत है बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी थी ना। उसके पिता उसे समझाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो अपना कंधा झटक देता है। नहीं, मुझे कभी शादी नहीं करनी थी। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि मैं अनु की जगह किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर वो मुझ में आज भी जिंदा है। अनु नीरज की गर्लफ्रेंड थी, जिसे वो दिलो जान से चाहता था, मगर 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो उसे छोड़ गई। पर नीरज उसे आज भुला नहीं पाया था। वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना कि सालों पहले। उसने उसकी हर एक चीज़ संभाल कर रखी हुई थी और यही वजह थी कि उसने कभी शादी नहीं करने का फैसला किया था। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज वो अपने पिता के दोस्त के बेटी की शादी में गया था, जहाँ पर अचानक पता चला कि लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया है और फिर वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। अपने माता पिता के दबाव में आकर उसने उस लड़की से शादी कर ली। अनु मर चुकी है नीरज, और ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। और फिर पाखी बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ उसे, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। उसकी माँ उसे समझाती है, मगर वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कब कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है? होगी वो अच्छी लड़की, बस मुझे उसके साथ नहीं रहना था। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और वो लड़की पाखी, उसे भी एक दिन बहुत पछतावा होगा मुझसे रिश्ता जोड़कर। आप लोग देखिएगा, वो खुद मुझे छोड़कर चली जाएगी एक दिन। नीरज कहता है और गुस्से से पैर पटकते हुए ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ जाता है, जहाँ पर उसका कमरा था। उसके जाने के बाद उसकी माँ शीला खुराना बहुत परेशान हो जाती हैं। उसके पति राज खुराना उसे समझाते हैं, फिक्र मत करो, बाकी बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ उसे, तुम देखना वो नीरज का दिल जीत लेगी और सब ठीक हो जाएगा। काश ऐसा ही हो। मुझे तो अब लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम पाखी को अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लाए हैं। अगर नीरज ने उसे छोड़ दिया तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ अपने बेटे को, बस तुम टेंशन मत लो, चलकर आराम कर लो। रात बहुत हो गई है और मैं भी बहुत थक गया हूँ, राज खुराना उससे कहते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरे की तरफ चल देते हैं। जाते हुए शीला ऊपर नीरज के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखती है और सोचती है कि पता नहीं नीरज पाखी के ऊपर किस तरह से गुस्सा निकाल रहा होगा। नीरज का कमरा, जब वो कमरे के अंदर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर रहा था तो पाखी, जो बेड पर सहमी हुई बैठी थी, उसे अपनी घूंघट के ओट से देखती है। नीरज खुराना देखने में लंबा चौड़ा कद और सांवला रंग और उसकी शानदार बॉडी। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था। उसकी पीठ पाखी की तरफ थी। जैसे ही वो मुड़ा, पाखी एक बार फिर से अपने आप में सिमट गई। नीरज ने उसे गौर से देखा और फिर अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक कर अपनी टाई भी उतार कर फेंक दी। अपने वाइट शर्ट के आगे के बटन खोल कर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। इस दौरान पाखी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ नीरज पर ही केंद्रित था। वो भी उसे देखता है और फिर बड़े आराम से उससे कहता है, सुनो, फिल्म खत्म हो चुकी है, तुम भी जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। उसकी बात सुनकर पाखी चौंक जाती है और उसे देखती है। जी। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि नीरज ने क्या कहा, पर वो ये ज़रूर समझ रही थी कि नीरज उनकी अचानक से हुई शादी पर गुस्सा ज़रूर है।
मगर क्यों? उसने तो अपनी मर्जी से उसे अपनी पत्नी बनाया था, फिर क्यों? तो क्या उसने दबाव में आकर शादी की थी? माँ ने बताया नहीं था कि तुम्हें सुनाई कम देता है? नीरज फिर कहता है और अपने जूते उतारने लगता है। तो पाखी अपना घूंघट उठाकर उसे देखती है। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वो पूछती है और उसकी मीठी आवाज़ जब नीरज के कानों में गूंजती है तो वो सर उठाकर उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, मासूम सा चेहरा और घनी पलकें झपकाते हुए वो बहुत ही मासूमियत से उसे देख रही थी। उसकी उम्र 20-21 साल के आसपास होगी, यानी कि वो नीरज से बहुत छोटी थी। अब उसे और गुस्सा आ रहा था कि उसके माता पिता ने उसे यूँ क्यों नहीं बताया कि पाखी उससे उम्र में बहुत छोटी है। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वो फिर से पूछती है। नीरज उसे वैसे ही देखता रहता है और उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, गैरों से कैसा शिकवा? वो कहता है और अपने जूते साइड में उतार कर रख कर खड़ा हो जाता है। पाखी को उसकी बातें तकलीफ़ पहुंचाती है। वो अपना भारी भरकम लहंगा उठाकर बेड से उतर कर उसकी तरफ बढ़ती है और पैर लड़खड़ा जाते हैं, मगर तभी नीरज उसे थाम लेता है। खुद को तो संभाल नहीं सकती हो और चली हो मुझसे शादी करने? नीरज बहुत कड़वी जुबान में कहता है तो पाखी को भी सुनते सुनते गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। मैं खुद को संभालना अच्छी तरह से जानती हूँ और अपने रिश्ते को भी, समझे आप? क्या बात है, तुम्हारी जुबान तो तुम्हारी उम्र से भी ज़्यादा लंबी है, नीरज कहता है। और आप भी जितने अच्छे दिखते हैं उतने हैं नहीं। आई थिंक सो। पाखी भी चुप नहीं रहती है। यह शादी की पहली रात और वो एक दूसरे से बहस कर रहे थे और लड़ रहे थे। तुम्हें कैसे पता कि मैं कैसा हूँ? मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है और आप भी ये मत भूलिए कि आप खुद मुझे लेकर आए हैं। मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आई हूँ। बहुत एटीट्यूड है तुम में यार। तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ जो जैसा होता है मैं वैसी होती हूँ। हटिए मेरे सामने से, मुझे चेंज करना है। फिल्म ख़त्म हो गई है ना? पाखी नीरज को चिढ़ते हुए गुस्से से मुंह बनाकर कहती है और अपना भारी भरकम लहंगा उठाकर अपने कुछ दूरी पर रखे बैग्स की तरफ बढ़ जाती है जो वो अपने साथ लेकर आई थी। उसमें से अपने कपड़े निकालती है और उन्हें बेड पर रखकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ बैठकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है, साथ ही साथ आईने में पीछे खड़े नीरज को भी घूरती रहती है। वो भी उसे देखता रहता है। सारी ज्वेलरी उतारने के बाद आखिरकार वो आखिरी हार उतारती रहती है, मगर उसका लॉक नहीं खुलता रहता है। कुछ मिनटों तक वो बहुत ट्राई करती है। तभी नीरज जो पीछे खड़ा था, ये सब देख रहा था, आवाज़ देता है। हेल्प चाहिए तो मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए, वो कहता है। पाखी मुड़कर उसे गुस्से से देखती है, मगर कहती कुछ नहीं है। फिर से कोशिश करने लगती है, मगर हार उतरता ही नहीं है। तभी नीरज वहाँ आ जाता है। लाओ मुझे दिखाओ, ये कहकर वो उसका हाथ हटा देता है और खुद ही उसका हार उतारने लगता है। इस दौरान वो पाखी के बहुत करीब खड़ा रहता है। उसकी गर्म सांसें पाखी की सुराहीदार गर्दन को छूती रहती है। इस दौरान दोनों की कई बार नज़रें मिली थी। पाखी जो इस रिश्ते को पूरे दिल से अपना कर इस घर में आई थी, नीरज के बर्ताव ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। शादी की पहली रात को लेकर उसने कितने सपने सजाए थे, मगर सब कांच के टुकड़ों की तरह बिखर से गए थे। लो हो गया, संभालो इसे। नीरज ने जब हार उतार कर उसके हाथ में दिया तो वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकल आई थी और उसे देखा था। नीरज ने भी उसे देखा था, मगर फिर वहाँ से मुड़ गया। पाखी चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। जब वो चेंज करके वापस आई तो नीरज सोफे पर सो रहा था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा। नीरज, नीरज, उसने उसे आवाज़ दी। मेरा नाम लेना बंद करो और सोने दो मुझे। गुड नाइट, नीरज ने कहा। पाखी आगे कुछ नहीं कहती है, चुपचाप आकर बेड पर सो जाती है। इस दौरान वो बहुत देर तक नीरज को देखती रहती है। वो दूसरी तरफ मुड़कर सोया था। फिर पाखी को भी नींद आ जाती है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो हल्की रोशनी में उसका हाथ किसी चीज़ से टकरा जाता है। तो वो फट से अपनी आंखें खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है।
उसके बगल में नीरज सो रहा था। वो बहुत गहरी नींद में था। शायद उसे सोफे पर ठीक से नींद आई नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आकर सो गया था। पाखी को उसे देखकर हंसी आ जाती है, जिसे वो रोकते हुए बस उसे देखकर मुस्कुरा देती है और फिर अपना हाथ उसके ऊपर से जैसे ही हटाने वाली रहती है, नीरज उसे अपने करीब खींच लेता है। वो चौंक जाती है और उसके करीब पहुंच जाती है। अब वो नीरज की बाहों में थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। नीरज अभी भी नींद में था। आई लव यू अनु, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अब वो नींद में ही रहता है और बड़बड़ाने लगता है। फिर उसे अचानक से पाखी को किस भी कर लेता है। इस दौरान उसकी आंखें हल्की सी खुलती भी है, मगर वो नींद से बोझिल होकर फिर बंद हो जाती है। अनु का नाम सुनकर पाखी का मन उदास हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो किसी और से प्यार करता है। वो उसे फिर हल्के से खुद से अलग करती है और फिर करवट बदलकर सो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसे नीरज से शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो तो किसी और को चाहता है, तो ऐसे में वो उससे कैसे प्यार करेगा, कैसे उसे अपनाएगा। वो तो पूरी तरह से नीरज की हो चुकी थी। ऐसे में कैसे वो ये सब बर्दाश्त करेगी। यही सोचते हुए वो सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही जब नीरज की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर सोता हुआ पाता है और पाखी वहाँ पर नहीं रहती है। वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसे रात की हल्की सी झलक याद आती है, जब वो नींद में था और उसने पाखू को अनु समझकर किस कर लिया था। ओ शिट, ये मैंने क्या किया, वो खुद पर गुस्से से कहता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। कमरे के पर्दों को हटाकर बालकनी में झांकता है और फिर बाथरूम में देखता है। पाखी कहीं भी नहीं थी। वो कुछ परेशान सा कमरे से बाहर निकल जाता है कि सामने से आती हुई पाखी टकरा जाती है। इतनी जल्दी में क्यों हो, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। पाखी अपना सर सहलाते हुए उसे घूरती है। तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो, ओके, नीरज उससे कहता है। फिर वापस से अपने कमरे में चला जाता है। इसे क्या हुआ है, कहीं उसी लड़की अनु से तो मिलने नहीं जा रहा था। अरे नहीं नहीं, अभी तो उसने कपड़े भी नहीं बदले हैं। तो फिर वो सोचने लगती है, फिर उसके पीछे आती है। जब वो कमरे में आती है तो नीरज वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। पाखी फिर अपने कमरे से बाहर निकल आती है और सीधे किचन में आती है। आज उसकी पहली रसोई थी, तो वो सबके लिए मीठा बनाती है। शीला उसे बताती है कि नीरज को मीठे में खीर बहुत पसंद है, तो वो वही बनाती है। सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नीरज भी वहाँ आ जाता है। पाखी नीरज के बगल में बैठती है। तभी नीरज चौंक कर उसे देखता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि पाखी ने साड़ी पहनी थी, वो भी पिंक कलर की, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर नीरज को अनु की याद आ जाती है। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको, पाखी उसे यूं देखते हुए पूछती है। नहीं कुछ नहीं, मेरा हो गया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ये कहकर वो जाने लगता है। पाखी उसे रोकती है। खीर तो खा लीजिए, आपको बहुत पसंद है ना, मैंने बनाई है। नहीं, मुझे देर हो रही है, नीरज कहता है और चला जाता है। पाखी उदास हो जाती है। सब लोग नाश्ता करके चले जाते हैं तो पाखी खाने की तैयारी करने के लिए किचन में आ जाती है। तभी शीला वहाँ आती है। पाखी बेटा। जी आंटी। पाखी मुड़कर उन्हें देखती है। मुझे मम्मी कहा करो। ओह आई एम सॉरी, आपको कोई काम था मुझसे मम्मी। हाँ, तुम मेरे साथ आओ। वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे नीरज और अनु की तस्वीर दिखाती है। ये अनु है, नीरज की गर्लफ्रेंड। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। नीरज उससे बहुत प्यार करता था और आज तक उसे भुला नहीं पाया, और यही वजह है कि वो शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर मुझसे शादी क्यों की, पाखी ने सवाल किया। क्योंकि हमने उसे कहा था, यही वजह है कि वो हमसे नाराज़ है अभी तक। पर मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो बहुत जल्दी मान जाएगा जब तुम उसे अपना बना लोगे। वो मुझे पसंद नहीं करते मम्मी। ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो पाखी। मुझे यकीन है कि तुम मेरे नीरज को उसकी यादों से बाहर निकाल कर एक नई शुरुआत कर सकती हो। शीला उसे समझाती है और वो हाँ में सिर हिला देती है, मगर मन में यही सवाल रहता है कि वो ये सब कैसे करेगी। रात होती है तो वो नीरज को फ़ोन करती है, मगर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है। मिस्टर और मिसेस खुराना नीरज की बुआ के यहाँ गए थे, तो वो दोनों 2 दिन बाद आने वाले थे।
घर में बस नीरज और पाखी ही थे। पाखी खाने पर उसका इंतज़ार करते करते वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सो जाती है। रात के करीब 12:30 बजे नीरज घर आता है और हॉल में एंट्री करते ही उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर सर रख कर सो रही पाखी पर जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। सामने टेबल पर खाने के बाउल्स और प्लेट्स सजे हुए रहते हैं। वो पाखी को गौर से देखता है। उसकी बंद आंखों पर छाई हुई उसकी घनी पलकें और मासूमियत से भरा हुआ उसका चेहरा, जिस पर उसने उसके बालों की कुछ लटें बिखरी रहती है। एक लम्हे के लिए उसे पाखी को देखकर कुछ होने लगता है। उसे देखकर उसकी दिल की धड़कनें शोर करती है, जिन्हें वो चुप करा देता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर पाखी गहरी नींद में रहती है। लगता है कि बरसों से नहीं सोई है, ऐसे सो रही है। अब क्या करूं, इसे यहीं पर छोड़ दूं? वो सोचते हुए इधर उधर देखता है, जहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में पहुंचता है, जहां वो उसे बेड पर लिटा देता है। पाखी अभी तक गहरी नींद में थी। नीरज को उसे देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है। वो उसे बेड पर लेटाने के बाद झुककर उसके सर के नीचे पिलो ठीक करने लगता है कि तभी पाखी नींद में ही उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। नीरज उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। उसकी गर्म सांसें पाखी के चेहरे पर पड़ती है, जिससे पाखी अचानक से नींद से बोझिल हुई आंखें खोलकर उसे देखती है। दोनों की नज़रें मिलती है और फिर कल की रात किस वाली बात दोनों को याद आ जाती है और दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा लेते हैं। पाखी जल्दी से नीरज को धक्का देकर पीछे करती है, फिर उठकर बैठ जाती है। आप कब आए? वो पूछती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो बेड पर है। वो यहाँ कैसे आई? वो तो हॉल में बैठी हुई थी और नीरज का इंतज़ार कर रही थी। तभी नीरज कहता है, मुझे आधे घंटे हो गए हैं आए हुए, और चौंको मत, तुम्हें यहाँ लेकर मैं आया हूँ। वैसे कितने घोड़े बेचे थे तुमने? क्या मतलब है? पाखी चौंक कर पूछती है। घोड़े बेचकर सो रही थी ना तुम, तो कितने बेचे तुमने, यही तो पूछ रहा हूँ। हैरत है, मैं तुम्हें यहाँ उठाकर लाया तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। इतनी गहरी नींद, कुंभकर्ण की बहन हो क्या तुम? वो उसे घूरता है। पाखी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसमें मेरी क्या गलती है? नींद तो किसी को भी आ सकती है, बल्कि ये सारी आपकी गलती है। अगर आपने मुझे फ़ोन करके बता दिया होता तो मैं वहाँ ऐसे भूखे नहीं सोती। वो कहते हुए उठकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। और कुंभकर्ण के भाई होंगे आप, मैं नहीं हूँ कुंभकर्ण की बहन। फिर उससे कहती है, हटिए, मुझे भूख लगी है, आपके लिए भी खाना लगाऊं? नहीं, मैं खा कर आया हूँ और तुम्हारी बातों ने ही मेरा पेट जो बचा था वो भर दिया। नीरज कहता है। पाखी का मन फिर से उदास हो जाता है। वो चुपचाप कमरे से जाने लगती है तो नीरज उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चौंक कर उसे देखती है। आइंदा मैं कितना भी लेट हो जाऊं, तुम हॉल में मत सोना, समझी? कमरे में ही सोना और लॉक करके ही सोना। मेरे पास चाबी है, ओके? नीरज उससे कहता है। पाखी को उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र नज़र आती है। वो मुस्कुरा देती है और पूछती है, वो किस लिए? नीरज उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्योंकि तुम बहुत हैवी हो, तुम्हारा वेट अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए। फिर वो हंस पड़ता है। पाखी को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ छुड़ाकर उसे खुद से दूर कर देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद नीरज मन ही मन कहता है, पागल लड़की। एक दिन नीरज घर जल्दी आता है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहता है। बाहर बहुत बारिश होती रहती है। जब वो गाड़ी पार्क करके घर की तरफ बढ़ता है तभी उसका नज़र दूर गार्डन में बारिश में भीगते हुए पाखी पर जाती है। लाइट ब्लू कलर सलवार कमीज और ऊपर से लाइट येलो दुपट्टा गले में चिपकाए हुए वो बारिश में भीगते हुए नाच रही थी। नीरज उसे देखता रह जाता है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके गीले बालों से टपकता हुआ पानी और भीगा हुआ वजूद नीरज के मन में हलचल मचा रहे थे। तभी पाखी उसे देखती है और फिर इशारे से उसे बुलाती है। वो मना करता है तो पाखी दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे खींचकर बारिश में ले जाती है। दोनों भीगने लगते हैं। तभी अचानक बिजली कड़कती है और पाखी घबरा कर नीरज को कसकर पकड़ लेती है।
उसके इस तरह के स्पर्श से नीरज के मन में हलचल और बढ़ जाती है। वो उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों को और मजबूत कर लेता है। वो उसके इर्द गिर्द अपने बाहों को और मजबूत कर कस लेता है। पाखी चौंक कर उसे अपनी भीगी हुई आंखों से देखती है। उसके चेहरे पर उसके भीगे हुए बालों की लटें बिखरी हुई रहती है। नीरज अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाता है, उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाने लगता है, जिससे पाखी के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। नीरज उसकी भीगी हुई होठों की तरफ देखता है और उन पर झुकता है। पाखी आंखें बंद कर लेती है, मगर अगले ही पल नीरज को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पाखी आंखें खोल कर देखती है और मन ही मन खुद को बहुत इंसल्टिंग महसूस करती है। रात हो जाती है, घर में दोनों ही रहते हैं। पाखी खाना बनाती है, दोनों खाते हैं। नीरज स्टडी रूम में कुछ काम करता रहता है तो पाखी कमरे में सोने चली जाती है। करीब 1-2 घंटे बाद नीरज कमरे में आता है तो पाखी को बेड पर नींद में कांपते हुए देखकर चौंक जाता है। पाखी वो उसके पास जाकर उसके माथे पर अपना हाथ रखता है, जो आग की तरह तप रही थी। तुम्हें तो बहुत फीवर है, मुझे बताना चाहिए था ना, वो कहते हुए पाखी उसका हाथ पकड़कर हटा देती है। मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो बहुत फीवर है, मुझे बताना चाहिए था ना, वो कहता है। तब तक पाखी उसका हाथ पकड़कर हटा देती है। मैं ठीक हूँ, आप जाकर सो जाइए, वो गुस्से में कहती है, क्योंकि नीरज की दूरियां उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पागल हो क्या, मैं मेडिसिन लाता हूँ, खा लो, बुखार उतर जाएगा। वो जाने लगता है तो पाखी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। कहा ना, मैं ठीक हूँ, आप जाकर सो जाइए। पागल हो क्या, कुछ हो जाएगा तुम्हें, नीरज को गुस्सा आ जाता है। पाखी की गुस्से में आ जाती है। हाँ तो अच्छा है ना, कुछ हो जाएगा और आपकी जान छूट जाएगी। नीरज उसका चेहरा देखता रह जाता है, जो बुखार की वजह से पीला पड़ गया था। वो उसका हाथ छुड़ाकर चुपचाप मेडिसिन लाकर उसे देता है और ज़बरदस्ती खिलाकर उसे चादर उड़ाकर वहीं बेड पर सुलाकर खुद सोफे पर सो जाता है। पर उसका ध्यान पाखी पर ही रहता है। वो कांपती रहती है, उसे ठंड लगती है। नीरज से आखिर में बर्दाश्त नहीं होता है तो वो उठकर उसके पास आता है और फिर वो उसे अपनी बाहों के गिरफ्त में लपेट लेता है। तो पाखी को गुस्सा आ जाता है। छोड़िए मुझे, आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मगर नीरज उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि उसे अपने और करीब कर लेता है। तो पाखी नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखती है। मेरी हर दवा तुम हो नीरज, तुम्हें कैसे मेरी फीलिंग्स नहीं नज़र आती है, वो आज कह ही देती है, जिस पर नीरज चौंक कर उसे देखता है, मगर कहता कुछ नहीं है। पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके सीने में अपना सर छिपा लेती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, मगर दूरियां उतनी ही आज भी थी। अगले दिन जब नीरज की सुबह आँख खुलती है तो वो पाखी को कमरे में नहीं पाता है। वो परेशान हो जाता है, बाहर आता है तो भी वहाँ पर पाखी नहीं रहती है। फिर वो कमरे में आकर देखता है तो उसका सामान भी गायब रहता है। तभी उसकी माँ उसे आकर बताती है कि पाखी अपने घर चली गई है और अब कभी नहीं आएगी। नीरज को एक झटका सा लगता है। उसे कल रात की उसकी और पाखी की नज़दीकियाँ याद आती है, जब उसने उससे कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करती है। मगर नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया था। शायद वो समझ गई थी कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए चुपचाप ही उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। अच्छा हुआ वो जो चली गई, मेरी जान छूटी। अजीब पागल लड़की थी। नीरज मन ही मन खुद को झूठी तसल्ली देता है, फिर ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। वक्त तेजी से गुजरता है। नीरज को लगता है कि पाखी के बिना वो खुश रह सकता है, बिल्कुल पहले की तरह। मगर उसका ये सोचना गलत साबित होता है। पाखी के जाने के बाद वो उसे बहुत याद आने लगती है। वो जब घर आता है तो उसे हर जगह मिस करता है, अपने कमरे में, बालकनी में, किचन में, गार्डन में, टेरिस पर, स्विमिंग पूल के पास, जहाँ वो अक्सर पानी में पैर लटका कर बैठी हुई रहती थी। हर जगह उसे यूं ही मुस्कुराते हुए पाखी नजर आती है, जिससे नीरज का मन बेचैन हो उठता है। पाखी को गए हुए 1 महीना बीत जाता है। एक दिन नीरज ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और फ्रेश होकर स्विमिंग पूल के पास बैठा रहता है। तभी उसकी माँ भी वहाँ आती है। तुम यहाँ हो, तुम्हें मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी, उसकी माँ कहते हुए उसके पास बैठ जाती है।
बस कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था तो यहाँ आ गया। नीरज कहता है। कमरा अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कमरे वाली को याद कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आपको पता है आई लव अनु और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। देखो बेटा, कोई किसी की जगह नहीं लेता, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। तुम्हारा और अनु का साथ वहीं तक का था और बाकी से तुम्हारा रिश्ता 7 जन्मों का है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहते हो, आज में जीना चाहते हो या फिर कल में। वो कहती है। फिर उसकी तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए कहती हैं, ये लो जल्दी फैसला करना। नीरज हैरानी से उस पेपर की तरफ देखता है। ये क्या है? पाखी ने तलाक के कोर्ट में अपील की है, उसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, शीला उससे कहती है और वो उस पेपर को उसे थमाकर चली जाती है। नीरज बहुत देर तक उस पेपर को लिए वहीं पर बैठा हुआ रह जाता है। फिर अचानक से कुछ सोचकर अपने कमरे में जाता है और तैयार होकर बाहर निकल जाता है। उसकी माँ पूछती रहती है मगर वो बस यही कहता है कि वो आ रहा है, थोड़ी देर में एक ज़रूरी काम से जा रहा है। वहाँ से सीधे वो पाखी के घर पहुँचता है जहाँ पाखी अपने पिता के साथ रहती थी। पाखी दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने देखकर चौंक जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? पाखी उससे पूछती है तो वो उसे साइड करके अंदर चला जाता है। तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलो। वो मेरा घर नहीं है, आपका है, पाखी कहती है। नीरज मुड़कर उसके पास आता है और उसकी आंखों में झांकते हुए उससे कहता है, घर भी तुम्हारा है और मैं भी, समझी? अब सामान पैक करो और चलो चुपचाप। मैं नहीं आऊँगी, आप फिर से मेरे साथ वही करेंगे जो उस दिन गार्डन में बारिश में किया था। ऐसे रिश्ते में मैं नहीं रहना चाहती जहाँ पर कोई एहसास ही ना हो, पाखी कहती है। इससे पहले कि नीरज कुछ कहता तभी पाखी के पिता वहाँ आ जाते हैं। वो नीरज से खुशी खुशी मिलते हैं। अरे नीरज बेटा, तुम आ गए, अमेरिका का सफ़र कैसा रहा? वो पूछते हैं। नीरज चौंक कर पाखी की तरफ देखता है। असल में पाखी ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो नीरज को छोड़कर आई है। उसने अपने पिता से कहा था कि वो ऑफिस के टूर पर कुछ महीनों के लिए अमेरिका गए हैं, इसलिए वो यहाँ उनके पास रहने आ गई है। उसने सोचा था कि एक बार तलाक के लिए अप्लाई करके वो उन्हें सब आराम से समझा देगी। इधर नीरज मन ही मन खुश हो रहा था कि पाखी ने किसी को कुछ नहीं बताया था। रात का खाना खाकर वो पाखी के घर पर ही रुक गया, ये कहकर कि वो कल सुबह पाखी को अपने साथ लेकर जाएगा। पाखी अपने पिता की वजह से कुछ नहीं बोल पाई, मगर अपने कमरे में आते ही उसने नीरज से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या मतलब है इसका कि कल मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? नीरज उसके पास आकर कहता है, जो तुम समझ रही हो। वो मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुकता है तो पाखी उसे दूर करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना है, दूर रहिए मुझसे। नीरज उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, वो उसके सीने से टकरा जाती है। नीरज उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, और अगर नहीं रहा तो क्या कर लोगी तुम? वो उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने और करीब कर लेता है। तो मैं शोर मचा दूंगी, समझे? पाखी कहती है और जैसे ही चिल्लाने वाली रहती है नीरज उसकी बोलती बंद कर देता है और वो चौंक कर उसे देखती है। खुद को छुड़ाने का उसका कोई इरादा नहीं रहता है। नीरज बस हल्के हल्के उसके लबों को चूमता है। पाखी उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें फैला देती है। थोड़ी देर बाद नीरज उसकी आंखों में झांकते हुए उससे कहता है, आई एम सॉरी पाखी, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मगर नहीं, मेरे लिए तो ये कुछ दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। पूरी ज़िंदगी तो इम्पॉसिबल है यार, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो उससे कहता है तो पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। आई लव यू पाखी, तुम मेरा आज हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। नीरज उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आई लव यू टू, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती, वो कहती है और सर उठाकर नीरज को देखती है। नीरज उसके माथे पर अपने होठ रख देता है और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली न्यू कहानी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।